नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग के यू टर्न की। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। केंद्रीय मंत्री के बयानों से एनडीए सरकार की खुली पोल की। देखेंगे बजट पर मोदी सरकार को घेरने की क्या है विपक्ष की तैयारी, कैसे रिटायरमेंट के लिए भागवत ने मोदी पर बढ़ाया दबाव। मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई। अब जानेंगे अब किस विवाद में फंसे असम के सीएम हेमंता। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार के बजट खर्च पर क्या हुआ खुलासा। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 9 फरवरी को आएंगे महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे। 12 जिलों के 125 समितियों के लिए हुई वोटिंग की होगी मतगणना। सुबह 10 बजे से शुरू होगी गिनती। पश्चिम बंगाल में मचे घमासान के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला। एसआईआर के लिए ग्रुप बी के 8,505 अधिकारी उपलब्ध कराने को तैयार बंगाल सरकार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। कहा शिवसेना यूबीटी और मनसे के दबाव में बीजेपी ने रितु तावड़े को मुंबई का मेयर चुना। केरल के सीएम विजयन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा धान उत्पादन को बोझ बताना किसान और केरल विरोधी सोच। गूगल की चेतावनी, 100 करोड़ से ज्यादा फोन हो सकते हैं हैक। एंड्रॉइड 12 और उससे पुराने वर्जन के फोन गूगल सिक्योरिटी पैच से हुए बाहर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और अब चुनाव आयोग भी विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है। आयोग ने बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद यूपी में किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से कटवाना अब आसान नहीं होगा। तो क्या है चुनाव आयोग का नया नियम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सपा चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बीजेपी के नेताओं के इशारों पर अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। खासतौर पर मुसलमान बीजेपी के निशाने पर हैं। सपा चीफ ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनावों में जिन बूथों पर सपा को जीत मिली थी उन सीटों पर वोटों के समीकरण बदले जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं जिसमें मुसलमान, दलित और ओबीसी मतदाता शामिल हैं। ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग कर रहा है। अखिलेश यादव ने यहां तक दावा किया है कि फॉर्म 7 बीजेपी नेताओं की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी मतदाता का नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने का आवेदन देने के लिए फॉर्म 7 जमा कराना पड़ता है और सपा का दावा है कि ये फॉर्म बीजेपी नेता छाप रहे हैं। सपा चीफ ने कहा, एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी के नेता थोक में फॉर्म 7 क्यों जमा करा रहे हैं? वो लोगों के नाम क्यों कटवा रहे हैं? बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवालों की कड़ी बढ़ती देख यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि अब थोक में कोई भी व्यक्ति फॉर्म 7 जमा नहीं करा पाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ नवदीप रेणवा ने कहा, अगर कोई एक ही व्यक्ति डाक के माध्यम से भी दूसरे व्यक्तियों से फॉर्म 7 एकत्र कर अपनी तरफ से जमा करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति बेवजह झूठी शिकायत कर आसानी से किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटवा सकता। अगर उसका नाम मतदाता सूची में है तो ही वो दूसरे का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भर सकता है। फॉर्म 7 भरने वाले व्यक्ति को उस फॉर्म पर अपना दूसरा विवरण देना होगा जिसमें नाम, मतदाता फोटो, पहचान पत्र संख्या और मोबाइल नंबर शामिल है। साथ ही जिसका नाम काटने का आवेदन दिया जा रहा है उसे भी सूचित करना होगा। और अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी का मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा और जांच में मामला झूठा निकला तो उसके खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। वैसे बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी का नाम कटवाने की शिकायत नहीं दी जा रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ही बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है कि सियासी दलों की तरफ से 1627 फॉर्म 7 भरे गए हैं, जिसमें अकेले बीजेपी की तरफ से 1566 फॉर्म जमा कराए गए हैं, जबकि सपा की तरफ से 47 फॉर्म जमा कराए गए हैं। आयोग के बयान से साफ है कि यूपी की वोटर लिस्ट में बड़ा खेल हो रहा है। विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है, तो एनडीए सरकार अपने ही सहयोगियों के निशाने पर आ गई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है ही, और अब मोदी सरकार के मंत्री ने भी विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद एनडीए सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ ही बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पप्पू यादव को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और अब उनकी 2 दिन की हिरासत की अवधि पूरी हो गई है। 9 फरवरी को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और तभी तय होगा कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं। विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी और मोदी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पप्पू यादव नीट छात्रा की जान जाने का मामला उठा रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। जीतन राम मांझी के इस बयान ने विपक्ष के उन दावों पर मोहर लगा दी है जिसमें विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता रहा था, और अब मांझी के इस बयान से विपक्ष के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। यानी मांझी ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अब सरकार के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं, जिससे सरकार बुरी तरह से गिर गई है। वहीं इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि आजकल तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जाता है और निर्दोषों को फंसाया जाता है। सीबीआई जांच का क्या मतलब है? तेजस्वी ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है। अब सबकी नजरें 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर बनी हुई हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, तो संसद में भी जबरदस्त बहस देखी जा रही है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से लेकर चीन के साथ सीमा पर हुई झड़पों तक कई मुद्दों पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, और अब 9 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी, जिसे लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी भी कर ली है। तो क्या है विपक्ष की तैयारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र मोदी सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है और सरकार विपक्ष के सवालों से बचती नजर आ रही है। लेकिन अब उसकी मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 9 फरवरी से सरकार की तरफ से इस साल के लिए पेश बजट पर चर्चा शुरू हो रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था और कई ऐसे प्रावधानों का जिक्र किया था जिससे देश के विकास में तेजी आएगी। और अब जब इस पर चर्चा शुरू होने जा रही है, तो ये तय है कि विपक्ष सवाल पूछेगा और सरकार उससे भाग भी नहीं सकती। जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवालों को रोका गया, उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। ऐसे में बजट पर दोनों ही सदनों में जोरदार बहस की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आरोपों पर भी घमासान जारी रह सकता है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर स्पीकर को ऐसी घटना की जानकारी पहले से थी, तो उन्होंने सदन को आगाह क्यों नहीं किया। दरअसल पीएम मोदी के भाषण के बिना ही लोकसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। बिरला का दावा है कि उन्होंने पीएम को सदन में आने से खुद रोका था, क्योंकि महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी। ऐसे में विपक्ष ने स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाए हैं। वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड डील का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। इस डील को भारतीय किसानों के खिलाफ बताया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष हमलावर है ही, किसानों ने भी 12 फरवरी को भारत बंद बुला लिया है। संसद में आगे भी ये मुद्दा उठना तय माना जा रहा है, यानी संसद का बजट सत्र दमदार रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देती है या किसी तरह उससे बचने के बहाने ढूंढती है। संसद में पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी पीएम मोदी पर दबाव बढ़ा दिया है। भागवत ने संघ के कामकाज को लेकर खुलकर अपनी राय रखी, लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसा कह गए जिससे मोदी की रिटायरमेंट को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। भागवत के बयान से पीएम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ऐसा क्या बोले भागवत और क्या है उनका संकेत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। भागवत ने साफ कर दिया है कि वो सरसंघचालक पद छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल की आयु के बाद पद पर न रहना एक सामान्य परंपरा है। आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान भागवत ने अपने रिटायरमेंट पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी बात है, मेरे 75 साल पूरे हुए तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको क्या हो गया है, आप घूम रहे हैं, काम कीजिए। तो मैं रुक गया। मैं यहाँ हूं, ये मेरी मर्जी नहीं है, और अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होता, ये संघ का ऑप्शन है। जिम्मेदारी से रिटायर होने के बाद भी संघ का काम जिंदगी भर चलता रहता है। जिस दिन संघ कहेगा मैं तुरंत पद छोड़ दूंगा।
कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। भागवत ने आगे कहा कि संघ अपने स्वयं सेवकों से आखिरी समय तक काम लेता है, लेकिन पद पर बने रहना जरूरी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए मोहन भागवत ने मोदी पर दबाव बना दिया है, क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी में एक अघोषित नियम रहा है कि 75 साल की आयु पार करने के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटा दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2025 में मोहन भागवत और पीएम मोदी दोनों ही 75 साल के पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब जब भागवत ने खुद को पद से अलग करने की पेशकश कर दी है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही नियम प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होगा। भागवत के बयान पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भागवत ने अपनी इच्छा जाहिर कर गेंद अब प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दी है। अगर भागवत रिटायरमेंट की राह चुनते हैं तो पीएम मोदी के लिए 75 साल वाले नियम की अनदेखी करना नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये तय माना जा रहा है। भागवत ने पीएम मोदी को मुश्किल में डाल दिया है तो मुश्किलें असम के सीएम शर्मा की भी बढ़ी हुई हैं। उनके मियां वाले बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच उनके एक और वीडियो ने सियासी तूफान ला दिया है। वीडियो में अल्पसंख्यक समुदाय को सरेआम टारगेट किया गया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। तो ऐसा क्या था वीडियो में जिससे शुरू हो गया बवाल, और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम में सियासी बवाल एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को एक मुस्लिम व्यक्ति पर निशाना साधते हुए देखा गया। हालांकि यह वीडियो एआई जनरेटेड है, लेकिन इस वीडियो ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा दे दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में सीएम हिमंता अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। विवाद बढ़ता देख इस वीडियो को असम बीजेपी के हैंडल से हटा दिया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह फैल चुका था। वहीं अब विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने न्यायपालिका से कार्रवाई तक की मांग कर दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी के एक आधिकारिक चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, साफ तौर पर उनकी जान लेते हुए दिखाई जा रही है। ये एक ऐसा सपना है जिसे ये फांसीवादी शासन दशकों से संजोए हुए है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल सामग्री समझकर अनदेखा किया जा सके। ये बड़े स्तर पर फैलाया गया जहर है और इसके परिणाम जरूर भुगतने होंगे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी इसकी निंदा करेंगे या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी इस विज्ञापन को बेहद शर्मनाक बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम की वजह से ऐसा कोई सियासी तूफान खड़ा हुआ हो। आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय को मियां कहकर संबोधित किया था और विवादित बयान देते हुए कहा था कि मियां समुदाय के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में मतदान करना चाहिए। कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। इसे लेकर वो पहले से ही घिरे हुए थे। कांग्रेस की तरफ से उनके इस बयान पर 100 एफआईआर करने की भी तैयारी की जा चुकी है और इस बीच अब उनके इस वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पर अल्पसंख्यक विरोधी होने के आरोप तेज हो गए हैं, तो महाराष्ट्र में एनसीपी के विलय को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये सवाल गूंज रहे हैं कि क्या अजित गुट की एनसीपी शरद पवार के एनसीपी के साथ जाएगी या फिर एनडीए में ही बनी रहेगी। और अब इस मामले में एनसीपी नेताओं ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सुनेत्रा पवार अपने पद से इस्तीफा देंगी।
तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के विलय की चर्चा जोरों पर है। 9 फरवरी को अजीत पवार के शोक की अवधि समाप्त हो रही है, जिसके बाद पार्टी के विलय को लेकर बातचीत होगी और कोई फैसला लिया जा सकता है। इस बीच वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विलय के फैसले की जिम्मेदारी सीधे सुनेत्रा और पवार परिवार पर डाल दी है। हसन मुश्रीफ ने कहा कि अगर सुनेत्रा वाहिनी यानी कि भाभी, परिवार और पार्टी के सभी नेता फिर से एकजुट होने के पक्ष में हैं, तो किसी तरह की बाधा की कोई वजह नहीं है। पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि अगर सुनेत्रा पवार और पवार परिवार की तरफ से विलय की भूमिका सामने आती है तभी उस पर फैसला लिया जाएगा। एनसीपी नेता के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब फैसले परिवार से तय होंगे। सवाल ये भी है कि अब सुनेत्रा पवार क्या फैसला करेंगी। क्या वो चाचा शरद पवार के पास वापसी करके अजीत पवार की आखिरी इच्छा पूरी करेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अजीत पवार भी यही चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएं। इस सिलसिले में कई बार बैठकें भी हुई थी। वो जल्दी इसका ऐलान भी करने वाले थे, लेकिन अचानक ही विमान हादसे में उनका निधन हो गया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार के बजट खर्च पर क्या हुआ खुलासा। मोदी सरकार का बनाया बजट संसद से पारित होने से पहले बीते साल के बजट खर्च पर सरकार घिर गई है। 500 करोड़ से ज्यादा के बजट वाली 53 अहम योजनाओं पर 2025 के आखिर तक आवंटित राशि का 50% भी खर्च नहीं हो पाया है, जिसे लेकर सरकार के काम करने की गति और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट वाली 53 प्रमुख योजनाओं पर 31 दिसंबर तक आवंटित राशि का सिर्फ 41.2% ही खर्च हो पाया है। 5 लाख रुपए के कुल बजट की तुलना में अब तक सिर्फ 3.8 लाख करोड़ और रिलीज फंड के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपए ही जमीन पर पहुंच सके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 53 में से 6 बड़ी योजनाओं पर खर्च का आंकड़ा 40% से भी नीचे का है। इनमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी अहम योजनाएं शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, जहां 850 करोड़ के बजट में से सिर्फ 150 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। एक तरफ जहां खर्च के आंकड़े सरकार के काम की गति और मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस मिशन की सफलता का दावा किया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। भले ही जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हों, लेकिन हकीकत यह भी है कि मनरेगा और PM ई-बस जैसी कई योजनाओं पर बजट का बड़ा हिस्सा अब भी इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा है। मनरेगा को तो वैसे भी मोदी सरकार ने VB जी राम जी का जामा पहना दिया है। जानकारों के हवाले से यह भी माना जा रहा है कि गैर एनडीए शासित राज्यों में फंड भेजने के लिए सरकार भेदभाव करती है। वहीं कहा यह भी जाता है कि मोदी सरकार बजट के समय तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन साल भर की मियाद पूरी होते होते उस पर अमल कितना हुआ है, इस पर गौर नहीं किया जाता। अब पिछली बार के ही फंड्स पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो इस बार के बजट में आवंटित किए गए फंड्स पूरी तरह इस्तेमाल होंगे, ये भरोसा कैसे किया जा सकता है। सरकार की बड़ी योजनाओं को लेकर आए ये आंकड़े वाकई सरकार की कथनी और करनी में अंतर को दिखाते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।